जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने थ्योरी पोर्शन के वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बना के दे दिए हैं और अब आपको मैं न्यूमेरिकल पोर्शन के वीडियो दूंगा जितने मुझसे पॉसिबल हो पा रहे हैं। अभी जल्दी में मैंने क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज मैंने आपको दे दी। अब हम लोग फोकस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर वाइज मेन मेन न्यूमेरिकल। वैसे अगर देखा जाए तो भाई न्यूमेरिकल्स का कोई एंड नहीं है कि हाँ इतने न्यूमेरिकल्स कर लो, प्रैक्टिस हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई। न्यूमेरिकल्स जितने आप ज्यादा लगाओगे उतने ही कम होते हैं। इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी सीरीज में मैं आज कुछ आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12th के। आपको मैं बता दूं चैप्टर पे आगे जाने से पहले कि क्लास 12th में आपको फार्मूले को याद करना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ उस फार्मूले को समझना पड़ेगा, फिर हम उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं होंगे, लेकिन उनको समझना पड़ेगा, फिर हम आगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, देखते हैं क्या ट्रिक लगती है, क्या ट्रिक। और जितने भी न्यूमेरिकल आज मैं कराऊंगा इस वीडियो में जो मिलेंगे आपको, सब के सब बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है न्यूमेरिकल जो बोर्ड पेपर में ना आया। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल, पहला आपका न्यूमेरिकल है which orientation of an electric dipole in an uniform electric field would correspond to stable equilibrium। अगर आपने वीडियो सारे देखे हैं तो ये क्वेश्चन तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो आपको पता होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में हम डायपोल को रखते हैं, देन दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया पहले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if the radius of the Gaussian surface enclosed a charge is half, how does the electric flux through the Gaussian surface change। अब आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा गॉस थ्योरम का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। अब देखो जरा, क्या इस फार्मूले में कहीं पर भी एरिया का जिक्र हो रहा है क्या। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ। गॉसियन सरफेस को आधा कर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी गॉसियन सरफेस है, इसको आधा कर दिया गया, इतना कर दिया गया। तो क्या इस फार्मूले में कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म आ रहा है क्या, एक भाई क्यू चार्ज हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब चाहे आप गॉसियन सरफेस को हाफ करो, डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ करो, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q माइनस q प्लस 3q, टू चार्जेस प्लस 2q माइनस q enclosed within a surface S, what is the electric flux due to this configuration through the surface। अब देखो भाई, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है, समझो क्या कहता है। कह रहा है कि ये एक फिगर दिया हुआ है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक चार्ज इस सरफेस से बाहर है। अब कह रहा है कि बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फार्मूला तो यही होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या होता है, ये होता है भैया आपका नेट चार्ज, मतलब जरूर पता होना चाहिए, ये होता है नेट चार्ज। अब देखिए क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हमको वही मतलब है। अब बाहर देखो 3q है, हमको इससे मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, फाई इक्वल टू नेट चार्ज क्या होगा, प्लस 2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या जाएगा, q बाई एप्सिलॉन, ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कठिन भी होता है। क्यों, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 2q है और प्लस q है, मतलब 3q आंसर आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन भी लेके चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्लस 2q और माइनस है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी आपने, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपने पढ़ी। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ये हमारा क्यूब है भाई। क्यूब्स बनाने सही से,
ये हमारा बन गया क्यूब, ठीक है। अब कह रहा है कि इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब की साइड है L। अब कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस ईच फेस, हर फेस से कितना निकलेगा। तो इस क्यूब से कितने निकलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। तो इस क्यूब से इतना फ्लक्स निकलेगा, और क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये 6 फेसेस से निकलने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला है, और पूछ रहा है एक फेस से, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। बस क्लियर। आगे भाई कह रहा है कि अ चार्ज की प्लेस्ड सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि थ्रू टू अपोजिट फेसेस, दो अपोजिट फेसेस है। देखो भाई 6 सरफेस, 6 फेसेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना, एक फ्लक्स से एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना, तो 2 से कितना होगा, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर सही हो गया ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हैविंग चार्ज डेंसिटी। देखो भाई तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया। देखिए चार्ज डेंसिटी अगर प्लस है इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस है तो सिग्मा लेस देन 0 होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, सिग्मा लेस देन 0 मतलब उस कंडक्टर पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो इधर की होगी। बस ये तो बताना था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2k प्लस क्यू आर लोकेटेड एट अ पॉइंट a, 0 4 a, 0। जितना कहता जाए मैं उतना करता चलता हूं भाई। ये हमारा है ओरिजिन, ठीक है। तो एक पहला हमारा चार्ज रखा a, 0, मतलब ये अगर मैं a कर लेता हूं, ये 2a हो गया, और ये 3a हो गया, ये 4a हो गया, ये हमारा 5 हो गया। पहला चार्ज यहां पे रखा हुआ है माइनस का 2q, फिर एक रखा है 4a, 0 पे कितना रखा है, प्लस q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट उसके दे रखे हैं भाई। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जब एक 3a रेडियस का, ये देखो 3a है, 3a रेडियस का एक स्फीयर खींचा जाता है। 3a तो भाई देखो यही रेडियस तो 3a हुई हमारी, ये डिस्टेंस, इसको आप खींच दीजिए ऐसे, ये स्फीयर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो देखो जरा इस स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज है, यही तो चार्ज है, ये वाला चार्ज तो बाहर हो गया, हमको बाहर वाला से मतलब ही नहीं रहा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब सीधे सीधे क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल अब अगला क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है, क्वेश्चन को बस रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करिए, जितने आप अच्छे मन से क्वेश्चन को रीड करेंगे आपका आंसर भी उतने अच्छे मन से आएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं आपके, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। पहला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ a, 0, दूसरा रखा है 4a, 0। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5a। पहला कितना था भैया, पहला 3a रेडियस का था, अब कितना है 5a है, हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया होमवर्क, ठीक है। फिर है भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस की और प्लस क्यू, क्यूब के अंदर रखा हुआ है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, और क्यू क्या होता है, नेट चार्ज। अब डायपोल पे देखो भैया नेट चार्ज कितना होगा, डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा जिसको पता हो। -q प्लस q कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज 0, तो क्या पाई अब मिलेगा, देखो भाई q हो गया 0, देन पाई क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई फ्लक्स हमको नहीं मिलने वाला है ना आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि does the charge given to metallic sphere depend on whether it is hollow or solid।
क्या किसी भी सरफेस कंडक्टर को चार्ज देते हो तो क्या वो सॉलिड है या हॉलो है, खोखला है, क्या इस पे डिपेंड करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो भैया अंदर उसके यहाँ नहीं होते, वो सिर्फ सरफेस पे लाई करते हैं, इसलिए हॉलो हो या सॉलिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं यहां से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, अगला है भाई, a spherical conducting cell of inner radius r1। लो भाई, ये एक सेल हो गई, इसकी रेडियस है आपकी r1 एंड r2 है जो चार्ज q, चार्ज q, यानी कि ये हो गई एक रेडियस, इसकी रेडियस है, ये सेल है ये r2 और इस पे चार्ज है कैपिटल। चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल का सेंटर है, यहां पे स्मॉल q चार्ज रख दिया गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा पूछ रहा है। इनर सरफेस, यानी कि पहले इनर सरफेस तो यही वाली हो गई, देखो भाई इसको हाइलाइटर ले लेते हैं। चार्ज यहां पे रखा है, ये पहला सा स्फीयर है आपका, तो इसकी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ द सेल, इस सेल की सबसे बाहरी वाली सरफेस पे यहाँ पे कितनी होगी। तो भैया देखो बहुत आसान सा है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, यही होता है। देखो भाई, अब देखो चार्ज रखा है सेंटर पे, अब यहां पर इंडक्शन प्रोसेस से इस स्फीयर की अंदर सरफेस पे माइनस साइन आएगा और बाहर वाली पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन, यहां पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन ए, एरिया 4πr1 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4πr1 स्क्वायर। पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ द सेल, इस सेल के बाहर वाले सरफेस पे। अब देखो क्यू चार्ज यहां पर है, कैपिटल क्यू चार्ज यहां पर है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन r2 स्क्वायर, सॉरी 4πr2 स्क्वायर, बस आंसर आ गया। ठीक है, देखो इनर वाली में देखिए अंदर वाला जो है उस पे चार्ज क्यू है। अब ध्यान समझिएगा, देखो भाई ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज क्यू है और ये बड़ा वाला जो स्फीयर है इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है। तो बड़े वाले के अंदर स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो अब अगर बड़े वाले को कंसीडर करेंगे तो छोटा वाला तो पहले ही आ जाएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन छोटे वाले को कंसीडर करेंगे तो बड़ा वाला उसमें नहीं आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपको 1 अपॉन आर स्क्वायर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक भाई, देखो भाई कह रहा है कि एफ हमको पता है Q1 Q2 और F यही होता है भाई। ठीक है, अब यहां पर दो चार्ज, एक सेट ये चार्ज का है और एक सेट ये चार्जेस का है, हमको ग्राफ बनाना है। अब देखो जरा पहले वाला सेट ले लेते हैं, तो उसमें Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम। जब हम दूसरा वाला सेट लेते हैं तो Q1 कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है आपका -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो जरा इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं यहां पे Q1 इंटू Q2 करता हूं तो कितना आ जाएगा भैया 1 इंटू 2 यानी कि 3 आएगा, और इसको यहां पे दोनों का प्रोडक्ट करता तो कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। क्लियर? यही आएगा ना। तो अब देखो जरा यहां पर अब मैं इसको ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, देखो यहां पर आप 1/r स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहां पर हम f ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई
पहला सेट हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा सेट हमारा ये Q1 एंड Q2। क्लियर? अब देखो, अब एक लाइन खींचते हैं यहां, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पे F क्या है आपका? पॉजिटिव। F क्या है आपका? पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखो 3 इसकी वैल्यू आ रही थी क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है। और यहां पर क्या है? माइनस का है, माइनस का किसमें आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सेट, जो पहला वाला सेट है उसका ग्राफ ये वाला रहेगा और दूसरे वाला सेट का ग्राफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। क्योंकि आर तो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, आर तो निगेटिव होगी नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है। तो ये हमारी आर है, ये तो पॉजिटिव इधर ही रहेगा। तो अब एफ माइनस है तो इसमें आ जाएगा, एफ प्लस है तो इसमें आ जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया? अगर दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लगेंगे, अब थोड़े से कठिन आ रहे हैं, लेकिन कठिन नहीं है, बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो भाई 14 नंबर, एक आपको दिया है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, यानी कि हमको फाई निकालना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10/100 मीटर, ठीक भाई। हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन। अगर इसको देखो जाइए जरा, इस तरीके से बनाते हैं, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस होती है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा आ जाएगा? वाई जेड प्लेन आपका यही वाला प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे 3D फिगर है, कुछ इस तरीके से मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से, या इसको आसान बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो इस तरीके से 3D फिगर बनता है भैया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम सिंपली ऐसे बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। अब कह रहा है कि जो ये स्क्वायर है, ये वाला हमारा ए बी सी डी, ये जो स्क्वायर है ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अब पूछ रहा है कि ये जो प्लेन है, इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से अगर 30 डिग्री एंगल बनाए तो फ्लक्स का आपको बताओ कितना, ठीक है। अब देखो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ई भी पता है हमको, ठीक है। अब एस एरिया, साइड पता है, साइड स्क्वायर हो जाएगा हमको, यहां से साइड पता है हमको, तो एस एरिया निकाल लेंगे साइड स्क्वायर से। हमको थीटा नहीं पता, अगर थीटा पता हो जाए हमारा आंसर आ जाए। अब कह रहा है कि देखिए थीटा होता क्या, पहले समझ लेते हैं। ये सरफेस है, इस सरफेस में नॉर्मल खींचिए एन, और उस नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जितना एंगल बनाती है वो होता है थीटा, ठीक है। अब ये जो स्फीयर, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है इस तरह घुमा दिया गया कि उसकी जो नॉर्मल है उस पर अगर हम नॉर्मल खींचे, वो नॉर्मल इस एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इफ प्लेन मेक्स इफ प्लेन मेक्स 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको बताना है कि ई के साथ कितना वो एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से है, तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60, ये सॉरी 30 डिग्री, 90 से माइनस हो जाता है तो आता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हमारा यहां पे आता है, ठीक है। ये थोड़ा 3D फिगर है तो आपको लगता होगा नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहां पर बस ये याद रखिए कि यहां पर जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमको क्या खींचना है अब भाई? अब नॉर्मल जो होगा, जो नॉर्मल होगा, देखो भाई एक कोशिश और कर लेते हैं हम। जैसे ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और अभी हमने नॉर्मल इस पे ऐसे खींच दिया,
ठीक है, नॉर्मल खींच दिया। तो अब ये हमारा नॉर्मल एन कितना, ये नॉर्मल हो गया एक्सिस, तो थीटा कितना है भाई 0 है। अब हम अगर हम इसको घुमा देंगे, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से है और ये नॉर्मल खींच दिया हमने, ये हो गया थीटा। ये थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने नॉर्मल प्लेन तो घुमा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो उधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाता हूं इस तरीके से, क्लियर, तो यहां पे हमको 90 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस 630 90 माइनस 30, 90 से उस 30 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये YZ प्लेन को हम इसको पैरेलल हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ एक्सिस, ठीक है, क्लियर हो गया भैया, ठीक, क्योंकि YZ एक्सिस तो इधर ही साइड में होगी ना, तो इसलिए 90 से माइनस कर देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हो गया ना, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ई पता है, एस निकाल लेंगे, थीटा हमारा 90 माइनस 30 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तब तक क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए आप। रीड किया, देखो भाई, a hollow cylindrical box of length 1 meter and area cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimension coordinate। इसका जो फिगर है भैया वो इस तरीके से है, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल बॉक्स इस तरीके से रखा है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल रखा है, यहाँ पे सिलेंडर रखा है। अब कह रहा है कि इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक भाई, एसोनिन फिगर, ठीक है, फिगर दिखा दिया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो है E इक्वल टू 50xi, ठीक है, इस तरीके से वो दी गई है भाई, ठीक है। फाइंड नेट फ्लक्स निकालना है और हमको निकालना है कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा एक क्वेश्चन बस अच्छे से समझ लीजिए और पूरा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक भाई। देखो इसको अच्छे समझाते हैं आपको, देखो भाई, अब हमको निकालना है पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको पहली सरफेस मान लेते हैं, इसको दूसरी सरफेस मान लेते हैं, तो एक φ1 और ऐसा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं φ2 के लिए, तो φ2 इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो चलो एक फॉर्मूला हम पहले सॉल्व कर लेते हैं E1 φ1 के लिए, देखो भाई, तो φ1 इज इक्वल टू ई कितना है 50xi, ठीक है, आई तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एस एरिया, एरिया के आपको लेंथ दे रखा है, एरिया सॉरी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको एक मिनट नोट करते जाएं बस, तो ई दे रखा है 50xi, ठीक भाई, एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर जरा पहली सरफेस फोकस करिए, नॉर्मल खींचो, नॉर्मल खींचेगा इधर की तरफ, क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आई है, आई यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होता है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्लियर, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन ही तो होता है, तो φ1 क्या आ जाएगा आपका भैया, ई हमको देखो यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर की है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर की है, तो x जो है 1 मीटर यानी कि 5 यानी कि 50 इंटू 1 इंटू 25 को इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 25/100, ठीक है, और इंटू 25 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको मीटर स्क्वायर में यानी कि इंटू 100, इस तरीके से मीटर स्क्वायर चेंज करेंगे ना, और इंटू कॉस 180, क्लियर, यानी कि φ1 निकालोगे आप। अब φ2 की बारी आती है,
तो φ2 कितना हो जाएगा आपका भैया, φ2 बिल्कुल वही रहेगा। अब देखो φ2 में इधर की ओर हम नॉर्मल खींचेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, नॉर्मल की डायरेक्शन भी इधर, तो एंगल 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो बस जहां थीटा इज इक्वल टू 180 रखे थे, थीटा इज इक्वल टू 180 रखे थे, अब क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब वैल्यू फिर पुट कर दीजिए φ2 में, तो φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भैया, ई एस कॉस थीटा में ई तो वही रहेगी पहली वाली, एस भी पहले वाला रहेगा, तो बस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे हम ई रखोगे तो आता है 50x, x कितना रखेंगे, देखो 1 मीटर तो ये है ये, और 1 मीटर ये, यानी कि x क्या रखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर। तो अब देखिए φ1 हमने यहां से φ1 निकाल लिया, यहां से φ2 निकाल दिया। अब φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। अब चाहे माइनस आए तो प्लस आए। अब देखो जाहिर सी बात, इसमें cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लेंगे, नेट फाई निकाल देंगे, पहला वाला आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, इस सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स का हमको फाई पता हो गया, हमको क्यू पूछ रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई पता हो गया, एप्सिलॉन नॉट पता है, क्यू हम यहां से निकाल। क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन को करना है ये मैं आपसे बता रहा हूं। आई थिंक अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको रीड करिए जरा। क्वेश्चन को रीड जरूर करिए। ठीक है, एक बार जब क्वेश्चन रीड करने की हैबिट आपके अंदर आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोस्टली बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं और सोचते हैं बिना क्वेश्चन को रीड किए हुए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चल भाई अगले क्वेश्चन पढ़ो जरा। गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड है, ठीक है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो भैया शुरू वाला क्वेश्चन तो आ गया, बिल्कुल डिटो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको देखो ई दे रखा है, ठीक है, साइड दे रखी है, हम एरिया निकाल लेंगे। अब देखो प्लेन जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आपको क्या करना है, थीटा निकालने के लिए बस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, बस 60 कर देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ई पता है, एस पता है और थीटा पता है, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड दे रखा है, whose plane is parallel to yz plane, what would be the flux through the same square if the plane makes angle 30 डिग्री। और बिल्कुल सेम टू सेम, थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री थीटा हो जाएगा, और बाकी तो आपको सब गिवन है, बस सेंटीमीटर ये गिवन है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। A small metal sphere carrying plus q charge is located at a center of spherical cavity in a large uncharged metallic sphere। ये फिगर देखो दिया हुआ है। Write the charges on the inner, ये है inner and outer surface of the cell, write the expression for the electric field at P1। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे फील्ड हमसे पूछ रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है। अब हमसे पूछ रहा है चार्ज डेंसिटी। अब ये जो पहला स्फीयर है इसको हम पहला दे देते हैं। पहले स्फीयर के अंदर अगर माइनस चार्ज होगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस प्लस क्यू को अपान आर स्क्वायर एरिया, तो उसका कुछ एरिया रख दो, बस इतना रखो, ये आंसर आ गया पहला। ठीक है, अब कह रहा है कि और आउटर की बात करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू प्लस क्यू अपान ए, ये हो जाएगा आउटर पे, ये आ जाएगा इनर पे और ये आ जाएगा आपका आउटर पे। अब अगर P1 पे बात करते हैं और अगर हाँ और फिर पूछ रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, तो सीधी सी बात यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R1 स्क्वायर, सीधे सीधे फॉर्मूला आपका वही रहता है। क्यों? क्योंकि हाइलाइटर ले लेते हैं जरा, देखिए ये Q चार्ज यहाँ रखा है, इससे स्मॉल r की दूरी पर एक पॉइंट P1 है, तो सीधे सीधे वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, और बाकी चार्ज जो इनर आउटर सरफेस पे है वो हमने आपको बता दी, सिग्मा जो Q बाई A वाला फॉर्मूला सीधे सीधे लग जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो, आगे है आपका स्फीयर S1। देखो ये फिगर आपको गिवन है, फिगर की तरफ ध्यान से देखिएगा। स्फीयर S1, a radius R1 encloses a net charge capital Q. If there is another concentric sphere S2 of radius R2 enclosing charge 2Q, find the ratio of the electric flux S1 and S2. How will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air? ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले छोटा वाला S1 स्फीयर ले लेते हैं। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू फाई वन इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद में S2 स्फीयर लेते हैं, तो फाई टू हो जाएगा आपका Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए ये है छोटा सा स्फीयर, इसके अंदर सिर्फ Q रखा हुआ है, और ये है आपका बड़ा स्फीयर जिसके इस चार्ज है Q, और उस Q 2Q के अंदर ही Q रखा हुआ है, तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रेशियो पूछ रहा है फाई वन, इसको हटा देते हैं, तो रेशियो पूछ रहा है फाई वन अपॉन फाई टू इक्वल टू, अब रेशियो निकाल दीजिए 1/3, ये आंसर आपका आ जाए। ठीक है, आंसर आसान सा है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए अगर मैं S1 पहले स्फीयर की बात करता हूं, तो फाई वन इक्वल टू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस इन द स्पेस, यहां बीच में हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 change if a medium dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in the place of air। ठीक है, तो अब इन द प्लेस ऑफ S1, तो अब बीच में रखा गया है, तो S1 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस यहां से देखिए इसके अंदर तो रखा नहीं गया, रखा गया इसके बीच में, तो अब इससे मतलब नहीं है, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नो चेंज। ठीक है, अगर S1 के अंदर रखा जाता तो फर्क पड़ जाता, और अगर आपसे पूछा जाए S2 से क्या होगा, S2 में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन S1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फील्ड E through a square of side 10 cm when it is held normal to the field। ये फील्ड है भैया, फील्ड E through a square of side when it is held normal to the field। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है ये क्लियर नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं पे है, क्या फाइंड करना ये मैं लिखना भूल गया, एक मिनट। ये है तो यहाँ पे हाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या निकालना है। चलो कोई बना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि E आपको दे रखा है, देखो जो जो गिवन है पहले निकाल लेते हैं। E दे रखा है 3 × 10⁻³ I। ठीक है, आप पूछा कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन।
पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, यानी कि पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 को घुमाया तो जा नहीं रहा है। फिर दूसरा कह रहा है, अब देखो ई पता है, ए पता है, थीटा पता हो गया, सीधे फाई निकल आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, अब देखो जरा ध्यान रखने का, पहले मैंने भी क्वेश्चन करा है उसमें सिर्फ कह रहा है कि प्लेन घुमाया गया है, अब यहां कह रहा है नॉर्मल जो है ये थीटा इज इक्वल टू 60 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाता है वही तो थीटा होता है। पहले वाले में सिर्फ प्लेन को बोला गया था इसलिए 90 मैंने माइनस किया, इसमें सिर्फ उसने पहले कह रखा है नॉर्मल, इसलिए यहां पे थीटा, यहां पे 60, यहां पे जी, आंसर आ जाएगा। चलो अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 when connected by a conducting wire। भाई देखो ये दो स्फीयर हैं, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई ए, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 A1 Q2 और A2। ठीक है, तो रेडियस अलग अलग है। अब देखो जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो दोनों पे जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे आपके बराबर, सॉरी Q1 Q2 आपके रिस्पेक्टिवली चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करो, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई Q1 एंड Q2, अब यहां पे जब इसको कनेक्ट नहीं, दोनों अलग अलग थे, तो यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है। क्लियर, यहां पे दोनों अलग अलग चार्ज हैं। अब यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 और V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ठीक है, लेकिन जब दोनों ये जुड़ जाएंगे, अभी पोटेंशियल देखिए अलग अलग है, जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ये कंडीशन, तो दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो यहां से V1 इज इक्वल टू V, तो यहां से Q1 की वैल्यू निकालो भाई, तो क्या हो जाएगा V1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको V ही रखो यहां पे, V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अब हमको Q1 Q2 वैल्यू पता होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है। सिग्मा 2 निकालो भाई, V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। अब देखो भाई V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब जो कट पिट जाए काट दो, ये कट गया, V से V कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन ये कट गया आपका, R1 से कट गया, R2 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, तो आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू क्या जाएगा आपका R2 अपॉन R1, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए लगाना पड़ा हमको, क्योंकि दोनों आपस में जोड़ने पर चार्ज कितना होगा ये तो हमको पता नहीं है, हाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा ये कंफर्म, इसलिए पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना। आप कहोगे सर पोटेंशियल तो सेकंड चैप्टर में है, बिल्कुल सेकंड चैप्टर में है, लेकिन अब न्यूमेरिकल है तो उसमें हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 2 point charges Q and -2Q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side given figure, obtain the expression for the magnitude। यानी कि यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, देखो भाई ये प्लस है
तो इसकी बी पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, E1 मान लेते हैं, ठीक है। और सी की वजह से माइनस है तो इधर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका E2, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना है आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको E1 E2 तो पता हो जाएगा भाई, E1 E2। अब नेट E कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू E1 अंडर रूट लगा दो भाई E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको E निकल आएगा, क्लियर भाई। यहाँ पे अगर E1 निकालो, E1 कितना आ जाएगा 1/4 Q बाई ए स्क्वायर, और अगर E2 निकालो कितना आ जाएगा 1/4 2Q अपान ए स्क्वायर, ठीक है। E1 E2 यहां से पता हो जाएंगे और आपको थीटा मैंने बता ही दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो रिजल्टेंट हमारा आया, जो रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ फिगर बना रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये EA है, इसको E1 मान लेते हैं, ठीक है। E1 है, ये E2 है, ये E, हमको ये थीटा ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू E1 sin थीटा अपॉन E2 प्लस E1 cos थीटा, ठीक है। E1 E2 पहले से पता था, थीटा मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये अल्फा, tan अल्फा, ठीक है। थीटा आपको 120 डिग्री पता ही है, तो आपको सब चीज पता हो गई, इस फॉर्मूले में रख देंगे, हम आंसर तुरंत निकाल आ जाएगा आंसर। देखने में बड़ा बड़ा भौकाल टाइप लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3Q एंड माइनस 4Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम 22 वाला क्वेश्चन है। तो इस B पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ E1, माइनस 4Q की वजह से नीचे की तरफ E2, ठीक है। और ये बीच का एंगल सॉरी 120 डिग्री, ठीक है। तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करके तुरंत E निकाल लेना है, और इस फॉर्मूले का यूज करके थीटा निकाल सॉरी अल्फा निकाल देना है, कि हमको ये बता देना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर किस डायरेक्शन में होगी। सपोज करते हैं जैसे पहले वाले फिगर में देखो जरा, ये तो मान लेते हैं ये अल्फा, हमको यही अल्फा निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 23 जो क्वेश्चन है बिल्कुल 22 की तरीके से है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। A uniformly charged conducting sphere half 2.5 diameter has a surface charge density इतना, calculate the charge on the sphere, ठीक है। देखो भाई क्या क्या दे रखा है, पहले ये नोट कर लेते हैं। देखो तो दे रखा है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ डायमीटर, यानी कि 2r इज इक्वल टू 2.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है 100 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पूछ रहा है भाई, और पूछ रहा है फाई पूछ रहा है, ठीक है। देखो भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख दो क्यू बाई ए 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो भाई तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू पता है आर पता है, रख देंगे सिग्मा निकल आएगा, सॉरी उल्टा बोल गए, सिग्मा पता है आर स्क्वायर आर पता है, ठीक है। ठीक है सिग्मा हमको पता है और आर पता है, क्यू ठीक है। देखो भाई यहाँ पे सिग्मा पता है, आर पता है, सीधे सीधे क्या निकाल देंगे क्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फाई निकालना है, तो हम सीधे से लगा दो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन न्यूटन निकाल दो भाई। क्यू हमको निकालेगा पहले, क्यू तो हमने इस वाले से क्यू निकाल दिया, और सीधे सीधे यहां लगा दो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बस कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेस प्लस
4 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। देखो भाई, ये दो चार्ज यहां से सेपरेट किए गए हैं, एक है 4 माइक्रोकुलम, एक है 1 माइक्रोकुलम, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एट व्हिच द नेट फील्ड ऑन द सिस्टम इज जीरो। मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड हमारी सिस्टम की जीरो है, तो ये एक्स डिस्टेंस हो गई और ये क्या हो गई 2 माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना, कि पूछ रहा है कि कहां पर फील्ड जीरो होगी, मैंने कहा यहाँ पे जीरो होगी भाई। अब उसकी पोजीशन हमको बतानी है, तो हमको एक बार इस 4 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लेनी है और 1 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लेनी है। तो इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, देन E1 इज इक्वल टू E2, दोनों बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो भाई, तो यहां से E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कितना है 4 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रोकुलम अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E1 E2 बता दिया हमने, अब दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में भले थोड़ा सा वैसा लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, the electric field component due to a charge inside the cube of size 0.1 meter as shown in figure. Ex is equal to ax और alpha equal to this, calculate costic। ये जो सिलेंडर वाले मैंने बताया था बिल्कुल डिट्टो वैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देखो इसको हम 1 दे देते हैं, इसको सेकेंड दे देते हैं, तो φ1 और φ2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल खींचो जरा, इधर ये नॉर्मल इधर खींचेगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचो, यहाँ इधर खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, तो पहले वाले सरफेस के लिए थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, दूसरे वाले के लिए थीटा इज इक्वल टू 0। देन φ1 इज इक्वल टू निकालेंगे ई एस कॉस थीटा। अब देखो ई कितना है ax, अल्फा एक्स सॉरी, तो ई जो है हमारा यहाँ पे रखो, तो अल्फा देखो ई ए एक्स अल्फा एक्स सॉरी है, तो अल्फा की वैल्यू 500 है, तो यहाँ पर अल्फा एक्स एस कितना है 1 मीटर, एरिया निकाल लो, तो 1 मीटर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 500, एक्स कितना है ये 0.1 मीटर, 0.1 ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू -1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकलेगा φ1। सिमिलरली अब थीटा इज इक्वल टू, अगर φ2 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या रखोगे 0, और ई क्या होगा, ई होगा अल्फा एक्स, अल्फा तो 500 है, लेकिन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा φ2। अब फिर क्या करोगे φ1 प्लस φ2 ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। और कह रहा है कि चार्ज कितना है, चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, φ=q/ε0। फाइ हमने पहले पता कर लिया, ε0 यहाँ पे है और q हमको निकाल, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन में ढूंढ के लाया था जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं ये पहले चैप्टर के, और भी न्यूमेरिकल्स में ढूंढ के कराऊंगा, जो जो न्यूमेरिकल्स हमको मिलते जाएंगे इंपॉर्टेंट वो चैप्टर वाइज आपको मैं देता जाऊंगा। लेकिन अब मेरा जो फोकस रहता है रहेगा वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस पे फोकस रहेगा। फिर हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन चालू करेंगे अपना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां डाउट हो पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।